एंड BM लैंडे जी सूरत से, और जी हैं, एंड सीमा शर्मा जी, नीतू गुप्ता जी, आशा अलवानी जी, प्रज्वल सैनी जी हैं, मोनिका जी, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों का एक प्रसिद्ध विषय चल रहा है पहले से ही, जिसमें हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम लोगों ने चर्चा की, और विटामिन्स कितना महत्वपूर्ण है ये बात हमें समझ में आई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत कम है विटामिन्स एंड मिनरल्स की, फिर भी ये बहुत ही एसेंशियल है, और इनको हम 3 सोर्सेज के माध्यम से ले सकते हैं, कहाँ से इनको प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जाना था। अब आज भी हम कुछ इसी तरह के और जो विटामिन्स जिन पे बात नहीं हो पाई थी, उस पर चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग, ब्रिजमोहन जी, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको एक बार आप रिवाइज कर देते, क्या रहेगा? नमस्ते सर। मैं तो अभी पीछे बस लास्ट क्लास ही ज्वाइन किया, आपकी रिकॉर्डिंग ही सुनी है, वो भी बीच बीच में। पीछे ज्वाइन नहीं कर पाया, एक्चुअली घर में कुछ हो गया था। अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं। तो ये विटामिन वाला वो करना है सर, कल वाला। कल वाले की बात कर रहा हूँ, कल अपने। ओके, चलिए सर। नमस्ते सभी को। कल सर ने हमें कुछ विटामिन्स के बारे में पढ़ाया। सर ने बताया कि विटामिन्स 2 तरह के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल वो होते हैं जो फैट से एब्जॉर्ब हो पाते हैं हमारी बॉडी में, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए। कुछ एक होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा कि डॉक्टर जब भी आपको विटामिन डी देता है तो बोलता है कि दूध के साथ लेना, पर वहीं पे विटामिन B12 का भी देता है तो बोलता है पानी से लेना। ऐसे नहीं बोलता कि दूध के साथ लेना है, क्योंकि B12 जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, विटामिन डी होता है वो फैट सोल्यूबल होता है। तो जब तक आप पानी से विटामिन डी लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये सब चीजें हमें कल सर ने बहुत अच्छे से समझाया था। उसमें विटामिन ए है, विटामिन ए से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, कहाँ पे स्टोर्ड होता है, क्या फंक्शन है, क्या नहीं है, ये सब कल हमें अच्छे से बताया। और ये लिवर में सिंथेसाइज होता है, तो इसका ट्रीटमेंट भी सर ने टो नंबर 09, जो कि हमने कल अच्छे से देखा था, डॉक्टर वॉल की मेरिडियन जाती है 5th वर्टिकल मेरिडियन के उस पे बेस पे, तो वहाँ पे हमने टो नंबर 09 की 5th VM पे के अपोजिट फ्लो पे 036 टोन 459 सीटेट, वहाँ पे ये ट्रीटमेंट लिया। ऐसे ही विटामिन डी है। विटामिन डी में जो सनलाइट है वो कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में। जो सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो विटामिन डी को कन्वर्ट कर, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है विटामिन डी में। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि सनलाइट से बचते हैं। क्यों बचते हैं? कि शायद क्योंकि हमारे दिमाग में बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि सनलाइट में जाएंगे तो स्किन कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। चलिए, जो भी है सो तो ये कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करती है विटामिन डी में, तो सनलाइट में जाना चाहिए, और वो भी डायरेक्ट एक्सपोज होनी चाहिए। क्लोथ्स के साथ जाएंगे तो वो एक्सपोज नहीं हो पाता है। हम पूरे छाता के साथ अगर जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो जहाँ से एक्सपोज होगा सन रेज, वहीं पे हमारा विटामिन जो कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होगा। उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी कल जो बुक में भी है और सर ने भी बताया, जेडी मेरिडियन पे देंगे, और टो नंबर यानी लिवर और स्प्लीन मेरिडियन पे भी उसका हम लोग देंगे। ट्रीटमेंट इसी में हमारा लिखा हुआ है। उसके बाद विटामिन ई है, टोकोफेरोल्स, जो कहाँ स्टोर्ड होता है। मोस्टली आप देखेंगे जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कहाँ स्टोर्ड है, लिवर में, और वाटर सोल्यूबल है वो कहाँ से हो रहे हैं,
लार्ज इंटेस्टाइन से, क्योंकि पूरी बॉडी में वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से आप देखेंगे तो विटामिन डी का ट्रीटमेंट हो गया। ऐसे विटामिन ई है, विटामिन ई भी लिवर में है और एडिपोज टिश्यूज, मसल्स, इन सब को हेल्दी रखता है। उसके साथ साथ कहाँ कहाँ मिलता है ये भी उन्होंने इसमें लिखा हुआ हमारी बुक में। नट्स में, व्हीट जम्स और सीड ऑयल, इन सब में विटामिन ई मिलता है। ठीक है, डीएनए, आरएनए और ये सब जो भी इन्वॉल्व है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, ये सब विटामिन डी के फंक्शंस हैं। उसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन है उसमें विटामिन डी ई का ट्रीटमेंट है राइट थंब के, यानी बोथ थंब करा दिया था हमारा कल सर ने। सर ये बैकग्राउंड से आवाज को प्लीज नोट करा दीजिए। राइट थंब की 09 एलएचएम में जो सर्जिकल स्ट्राइक के पॉइंट्स हैं वो इसमें हमें देने हैं विटामिन ई के लिए, और बहुत अच्छे से रिजल्ट्स हैं इसके, ऐसा नहीं है। विटामिन के अब ये क्या है? प्रोड्यूस बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, यानी ये वाटर सोल्यूबल है, तो कहाँ आ गया? इंटेस्टाइन में चला गया। तो विटामिन ई का जो के का जो फंक्शन है वो स्टोर्ड एंड प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, और सोर्स क्या है? स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, कैबेज और लिवर। कोएंजाइम्स एसेंशियल, ये इसके फंक्शन है। और ट्रीटमेंट इसका के का कहाँ मिलेगा? सब लोगों ने हमने देखा, अगर इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल है तो इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट देंगे। तो सबको अच्छे से याद होना चाहिए कहाँ मिलना चाहिए। इंटेस्टाइन कहाँ आती है डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग? कौन सी फिंगर पे आती है? चैट बॉक्स में आ जाइए, सर की क्लास में ले रहा हूँ, सॉरी। सबको रिमाइंड हो जाएगा सर एक बारी। चैट बॉक्स में लिख दीजिए कहाँ आती है हमारी। लार्ज इंटेस्टाइन। चल, कोई इंटरेस्टेड नहीं है लिखने के लिए, हम चलते हैं। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर की 5-6 एलएचएम पे 3-4 सेडेट, 5-6 टोन, बल्कि ये बोथ इंडेक्स फिंगर की 5th वीएम अपोजिट फ्लो, 3-4 सेडेट, 5-6 टोन, हम लोग यहाँ पे भी इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर है B1 थायमीन, जो हमारा बी की जो पूरी सीरीज है यहीं से हमने कल शुरू किया। तो रैपिडली डिस्ट्रॉय बाय हीट सोर्स ऑन होल ग्राम प्रोड्यूस एग, और ये सब इनसे होता है। फंक्शंस हैं, एक्ट्स एज कोएंजाइम फॉर मैनी डिफरेंट एंजाइम्स दैट ब्रेक कार्बन टू कार्बोन्स एंड आर इन्वॉल्व द कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म एंड पायरुविक एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एंड हाइड्रोजन है वो, यानी जो पायरुविक एसिड है उसको किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में कन्वर्ट करता है। एसेंशियल फॉर सिंथेसाइज और न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे 4 तरह के होते हैं उसमें से एक होता है एसिटाइलकोलिन, उसको ये सिंथेसाइज करता है। डेफिशिएंसी टाइप के सिम्टम्स जो आते हैं इसमें B1 के, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्प्रॉपर होगा तो उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स आएंगी। उसमें क्या होगा? आपका जीआई ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। जीआई ट्रैक्ट की प्रॉब्लम शुरू होंगी तो डिजेनरेशन ऑफ माइलिन शीथ, है ना, पॉलीन्यूराइटिस यानी नर्व की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। डिजेनरेशन ऑफ माइलिन शीथ, impaired reflexes, impaired sense of touch, ये सब नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्टंट ग्रोथ इन चिल्ड्रन एंड पुअर एपेटाइट। और ट्रीटमेंट आप सबको अच्छे से होना चाहिए कि विटामिन बी का कहाँ करेंगे हम लोग ट्रीटमेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे के विषय पर आते हैं। रिवीजन के लिए आपके बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अब जो हम बात करने वाले हैं, थैंक यू सर। इसी प्रकार से आगे के जो विटामिन्स हैं उन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी तक विटामिन्स के बारे में हमने ये जाना कि ये हमारे बॉडी में बनते हैं और इसके अलावा इसके विभिन्न सोर्सेज हैं। विटामिन के जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, और इसी तरह से लीवर भी कई विटामिन्स के सिंथेसिस में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इम्पार्ट करता है।
प्ले करता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने जानी थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे के जो विटामिन्स हैं उसके बारे में। विटामिन्स में हम लोगों ने ये एक महत्वपूर्ण बात देखी थी कि ये को एंजाइम्स के रूप में काम करता है। अभी एंजाइम्स हम लोगों को बात करना है। एंजाइम्स जो है मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, अर्थात मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और कैटलिस्ट का काम करता है। कैटाबॉलिज्म, कैटलिस्ट किसी भी क्रिया को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे ही विटामिन भी कई जगह पे हम लोगों ने जब विटामिन बी के बारे में पढ़ रहे हैं तो विटामिन बी के विभिन्न प्रकार के विटामिन्स हैं, वो कोएंजाइम्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने जिस विटामिन के बारे में चर्चा की थी वो विटामिन के तक हम लोगों ने बात की थी। विटामिन B1 के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब आइए इसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन है, देखिए B2 से शुरू करेंगे सर, B1 हो गया भी कल। हम लोगों ने देखा था कि एक्ट एज ए कोएंजाइम के रूप में ये कार्य करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? पॉइंट्स हम लोगों ने इसके लिए जो लिया था, टीसीएम पॉइंट्स आप देख सकते हैं। टीसीएम पॉइंट्स Li, Si, St42 ये जीआईटी को ध्यान में रख के लिया गया था। अब विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, और इसमें अगर देखेंगे तो राइबोफ्लेविन के बारे में दिया है कि स्मॉल अमाउंट सप्लाइड बाय बैक्टीरिया ऑफ जीआई ट्रैक्ट, बैक्टीरिया ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जीआई ट्रैक्ट के बैक्टीरिया द्वारा एक अमाउंट इसका सप्लाई किया जाता है। एंड डाइटरी सोर्सेज में ईस्ट है, लिवर है, ये बीफ है, लेकिन ये जो लोग खाते हैं उनके लिए है ना, लैम्ब, एग्स, होल ग्रेन, आप इसमें से जो है कुछ चीजें जरूर खाते हैं। खासतौर से ये ध्यान रखें कि होल ग्रेन्स हमारा एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें हम ये सारी चीजें पाते हैं। पीज है, बीट्स है, पीनट्स हैं, इनको ले सकते हैं। और फंक्शन में दिया है कि कंपोनेंट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल इसमें अगर देखेंगे तो FAD एंड FMN ये कोएंजाइम्स है एक तरह के। FAD और FMN इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो ये इसी से रिलेटेड हैं। और इस तरह के और भी बहुत सारे टर्म्स इसमें आपको मिलेंगे। तो ये एक तरह से अगर देखें तो इसमें FMN कोएंजाइम है और इसका जो नाम है, इसमें फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड इसका जो फुल फॉर्म है वो है। और दूसरा अगर FAD देखेंगे तो FAD का जो ये भी एक तरह का राइबोफ्लेविन मतलब विटामिन B2 का में पाया जाने वाला है। और इसको अगर देखेंगे तो फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड इसका फुल फॉर्म है। तो FAD एंड FMN शार्ट में इसको देखिए कंपोनेंट ऑफ सर्टेन कोएंजाइम का ये एक तरह से फॉर्म है। एंड जो इसका रोल है दोनों का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या होगा, हमारे कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाएगा या कम होगा। ठीक, स्पेशली इन सेल्स ऑफ आई के सेल्स में, इंटीग्यूमेंट मतलब जो आपका स्किन है, स्किन से रिलेटेड स्किन के सेल्स में, और म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड ब्लड। तो ये B2 की कमी होने से हमारा कहाँ पे इफेक्ट आएगा, आइस के सेल्स में डिजेनरेशन हो सकता है, स्किन के रोग होंगे आपको, और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ सकती है, या
वहां पे उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई चेंजेस आ सकते हैं और ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी इससे प्रॉब्लम होगी। तो डेफिशिएंसी में दिया है कि सिम्टम्स क्या है। डेफिशिएंसी में लीड टू इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिजल्टिंग इन ब्लड विजन हो सकता है, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से ऑक्सीजन का, अब इसमें जो भी देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो और देखिए डेफिशिएंसी में लीड टू इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिजल्टिंग इन ब्लड विजन, कैटरेक्ट एंड कॉर्नियल अल्सरेशन। कॉर्निया का अल्सरेशन यहाँ इसकी डेफिशिएंसी से देखा जाता है। आल्सो डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फ्लेमेशन देखा जाएगा, जो डर्मिस होती है उसमें इन्फ्लेमेशन, एंड क्रैकलिंग ऑफ स्किन का आप क्रैक दिखेगा। लीजन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, तो वहां पे म्यूकोसा में लीजन का मतलब कि वो क्रैक हो सकती है, अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और नोडुलर फॉर्म में भी चेंज हो सकती है। एंड वन टाइप ऑफ एनीमिया, और एक प्रकार का एनीमिया भी इसकी डेफिशिएंसी से होता है। अब एनीमिया को हम लोगों ने कल क्या डिफाइन किया था, ब्रजमोहन जी, एनीमिया की डेफिनेशन क्या है? सर एनीमिया में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, वो बॉन्ड नहीं कर पाता है। तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि एनीमिया का जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसको जनरली एनीमिया के लिए यही कह रहे थे हम लोग। 1 मिनट, बैटरी लो बता रहा है। एनीमिया के बारे में, तो इसकी डेफिशिएंसी से पहली लाइन देखिएगा, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहीं से B2 की डेफिशिएंसी पे भी एनीमिया के सिम्टम्स आते हैं। मीन्स आपके सेल्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है प्रॉपर, और सेल्स डेड भी होने लगते हैं। और आपको सेल्स जब डेड होने लगते हैं, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं, तो वो डिमांड करते हैं आपसे कि हमको ऑक्सीजन चाहिए। और आप चूंकि ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में पूरा आपका होम्योस्टेसिस गड़बड़ होता है, आपको ब्रीदिंग ट्रबल होती है। एनीमिया के जो भी सिम्टम्स हैं वो सारे आपको यहाँ अपीयर होते हैं। ट्रीटमेंट बोथ SF 6 VM अपोजिट फ्लो, बोथ IF 5 VM अपोजिट फ्लो दिया गया है। मतलब 6 VM मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया गया है यहाँ पे, और 5 VM का मतलब किसको लिया गया, लार्ज इंटेस्टाइन को लिया गया है इसमें। तो LISI पे ट्रीटमेंट दिया गया है। अब आइए नेक्स्ट जो है वो नियासिन है, निकोटिनामाइड है, और आप इसको B3 भी कह सकते हैं। अभी तक कहते हैं, B2 को आपने देखा, B3 का नाम है ये। एंड डिराइव्ड फ्रॉम एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन, एमिनो एसिड ट्रिप्टोफेन से डिराइव्ड है। एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन का पार्ट है, तो उसी से ये एक तरह से बनता है, उससे डिराइव्ड है। एंड सोर्स में इसमें क्या है, ईस्ट है, मीट है, लिवर फिश होल ग्रेन्स प्रोडक्ट्स, पीज बीन्स एंड नट्स हैं। ये सारे इसके सोर्सेज हैं। फंक्शन में देखिए, इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ NAD एंड NADP। ये जो ये भी को एंजाइम्स हैं, और ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में इनका रोल है। इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो NAD जो है, NAD का जो फुल फॉर्म है निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण है, NAD और NADP। ये NAD है, ठीक है, और दूसरा है, सेम चीज है, इसमें P एक और एडिशनल होता है, और P का जो मतलब होता है वो फास्फेट से होता है, ठीक है। तो सेम ही होगा, न्यूक्लियोटाइड फास्फेट हो जाएगा ये।
तो इसमें हम फिर से लिख ही देते हैं, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एक ही में रहेगा फॉस्फेट। तो इसका फुल फॉर्म है। ये दोनों एक तरह से को एंजाइम्स हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो आयंस हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और इंटरेक्ट करके और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का आपस में एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर होता है। और ये बॉडी जो एक तरह से दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म का ही पार्ट है। तो ये जो होता है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये एक दूसरे इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंदर देखेंगे तो प्रोटॉन होता है, तो इनकी एक निश्चित संख्या होती है ना। अब ये आपस में बांड बनाते हैं और एक दूसरे पे से ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान भी ऐसे होता है ना। ये इसको देगा, ये इसको देगा, आवश्यकता के हिसाब से होता है। तो ये जो लेन देन की प्रक्रिया है, इसी को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको देगा तो जो देने की प्रक्रिया है वो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, और जो लेने की प्रक्रिया है वो रिडक्शन है, ये वाला। तो जब ये -1 हटेगा, इसको देगा तो इस पे प्लस चढ़ेगा, प्लस होगा। तो यहाँ से माइनस देगा तो सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, माइनस यहाँ पे हटेगा तो यहाँ पे प्लस बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस बढ़ेगा। तो इसी तरह से NAD और NADP के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, रिडक्शन फॉर्म होते हैं और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होते हैं। जैसे NAD है, जिस NAD को हम लोगों ने यहाँ देखा कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो NAD है, इसका जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है वो NAD+ लिखा जाता है ना, NAD+। यहाँ पे क्या हुआ, -1 हटेगा तो उसको 1+ के रूप में लिखा जाता है। तो ये जो प्लस ऊपर आ रहा है, ये बता रहा है कि ये NAD का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। और यहीं पे अगर ये NAD लेता है इलेक्ट्रॉन किसी से, तो मान लीजिए इसने जिसने लिया वो इसका क्या कहलाएगा, रिडक्शन फॉर्म कहलाएगा, रिड्यूस्ड फॉर्म या रिडक्शन फॉर्म कहलाता है, रिड्यूस्ड। इसको ऐसे लिखिए, रिड्यूस्ड फॉर्म कहलाता है, ठीक है। तो उसको लिखते हैं NADH। तो एक ही NAD के दो फॉर्म हैं, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, लेन और देन की प्रक्रिया हो रही है उसमें, तो ये मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप ही होता है। इस प्रकार से जो ये दो फॉर्म है आप देख रहे NAD और NADPH, ये दोनों जो है आपके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ NAD एंड NADP कोएंजाइम इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कौन है, इसका फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, विटामिन B3 नियासिन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है सीधे तौर पे। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, ऊपर वाले में भी हम लोग देखा कि मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है, तो विटामिन B2 की
विटामिन B3 की अगर डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में होती है या तो क्या होगा, अभी इन दो के बारे में बात करते हैं। तो हमारा मेटाबॉलिज्म पुअर होगा निश्चित रूप से। तो इसके लिए ये भी जिम्मेदार है कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हमारा डाइजेशन सही नहीं है और हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं और गैस बनती है, उसके लिए बहुत सारा उपचार लेते हैं। लेकिन हम ध्यान दें कि इसके रूट में विटामिन की डेफिशिएंसी है, इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी है। तो हम इन विटामिन्स को किसी तरह से गेन करें अपने बॉडी में, तो क्या होगा, हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल है। इन लिपिड मेटाबॉलिज्म इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड असिस्ट इन ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन। तो ये भी देखिए दूसरी बात कि हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड मीन्स टीजी का बढ़ना हार्मफुल माना जाता है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में आप फैट कंटेंट लेते हैं या आप ग्लूकोज लेते हैं और वो स्टोर्ड होता है, तो वो टीजी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है हमारे बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टोर होता है। तो ये टीजी देखिए, जिन लोगों का हिप रीजन में खासतौर से कमर के आसपास का जो फैट बहुत ज्यादा होता है, तो उनका जब कराया जाता है देखा जाता है में ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा होता है, फैट वहाँ पे डिपॉजिट है, वो बताता है कि टीजी वहाँ पे बॉडी में बढ़ा होता है। ब्लड में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना बहुत हानिकारक माना जाता है। तो दूसरा कोलेस्ट्रॉल मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल से संबंध है। तो ये क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है, एंड ट्राइग्लिसराइड के ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है। ट्राइग्लिसराइड स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी इसको भी बोलते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ट्राइग्लिसराइड एक्सेस हार्मफुल तो है ही है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में किसी चीज का होना बहुत, अभी आवाज आ रही है ना, किसी चीज का होना बहुत जरूरी है। तो जो ट्राइग्लिसराइड है, अगर ये एक्सेस होता है तो हार्मफुल है, लेकिन जो हम ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, तो ये जब स्टोर या कोई भी चीज लेते हैं, तो वो फाइनली ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे बॉडी में स्टोर होता है। तो जब हमें जरूरत होती है एनर्जी की, तो उस समय ब्रेक होके हमें एनर्जी सप्लाई भी करता है। तो इसका मतलब कि ये ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन होने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ट्राइग्लिसराइड का हम यूज कर पाए, हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा मात्रा में, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ज्यादा कुछ इकट्ठा ना हो, उसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि ये हमारे बॉडी में बैलेंस फॉर्म में हो, जितनी आवश्यकता है हो। तो डेफिशिएंसी के सिम्टम क्या है? प्रिंसिपल डेफिशिएंसी इस पेलाग्रा, पहले लोग नहीं जानते थे, और बहुत पहले जब इसकी जानकारी नहीं थी, तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से बहुत सारे मौतें हुई थी यूएस में, ऐसी हिस्ट्री मिलती है। और बहुत उसमें क्या होता था कि जैसे जो सी एरिया समुद्र में रहते हैं, वो सफर करते हैं, उनमें भी इस तरह की डेफिशिएंसी देखने को मिलती थी या अभी भी है। तो उसमें स्किन की डिजीजेस खास तौर से देखने को मिलती है। पेलाग्रा एक ऐसा रोग है जो इस नियासिन या B3 की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है, और इसमें जो सेल्स हैं वो सेल्स डेड होने लगते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय निकोटिनिक एसिड, निकोटिनामाइड इसको कहा गया है, कैरेक्टराइज्ड बाय डर्मेटाइटिस। ये स्किन के लेवल पे देखेंगे तो पूरे स्किन के में इन्फ्लेमेशन, रेड स्किन पूरी हो जाती है, डायरिया के सिम्टम आते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस होने लगते हैं। तो जो और इसमें सेल्स की डेथ तेजी से होने लगती है। तो ये एक गंभीर डिजीज है, और इसकी डेफिशिएंसी से पेलाग्रा जैसा रोग होता है।
इसमें जो ट्रीटमेंट दिया गया है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में क्या हो गया, इसका नर्व सेल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और इसकी डिफिशियंसी से नर्व सेल क्या करते हैं कि वो आपका, उनको एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है, और जब एनर्जी नहीं मिलती है तो वो भी डेड होने लगते हैं। तो इसमें बोथ IF 4th एंड 5th स्पायरल 4, 5 सीडेड 3, 6 टोन दिया गया है। इसके अलावा GB14, ST42, TW4, GB36, ST34, TW7 को लिया गया है। लाइटनेस एंड डार्कनेस पॉइंट्स बोलते हैं। तो ये देखिए गॉलब्लैडर जो है फैट के लिए और ट्राइग्लिसराइड के मेटाबॉलिज्म में इसका महत्वपूर्ण रोल है। हीट का हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल है, तो उसको भी ध्यान में रख के यहाँ पे TW को, क्योंकि TW जो है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन हीट से संबंधित मेरिडियन है। तो एक तो ये इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट दिया गया। अब आइए B6 की अगर हम बात करें तो B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से, ये जब हम मेडिसिन का स्ट्रिप देखते हैं मल्टीविटामिन्स का, तो उस पर इसी तरह के नाम लिखा रहता है, पायरिडॉक्सिन लिखा रहेगा, या डॉक्टर्स या आपका जो B6 ना कह के कई बार जो केमिस्ट होते हैं वो पायरिडॉक्सिन, या आप नर्सेस को या डॉक्टर्स को कहते हुए सुनेंगे। तो ये पायरिडॉक्सिन जो है B6 का नाम है, और सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया ऑफ GI ट्रैक्ट, ये भी GI ट्रैक्ट के बैक्टीरिया से सिंथेसाइज होता है। तो हम विटामिन B के जितने भी फॉर्म हैं वो देख रहे हैं कि उनका मैक्सिमम जो संबंध है वो GI ट्रैक्ट से है। GI ट्रैक्ट के बैक्टीरिया इसको फॉर्म करते हैं। तो GI ट्रैक्ट में बेनिफिशियल बैक्टीरिया का होना बहुत ही जरूरी है। स्टोर्ड इन लीवर, बनने के बाद ये स्टोर होता है लीवर में। इस लीवर बहुत बड़ा स्टोर हाउस भी है कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स का। मसल्स एंड ब्रेन में भी ये स्टोर्ड होता है। एंड इसके जो सोर्सेज हैं, सैल्मन, टोमेटोज, टमाटर, येलो कॉर्न है, स्पाइनच है, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स। होल ग्रेन हर जगह आपको मिल रहा है, जो आसानी से आपको मिल जाता है। लीवर एंड योगर्ट, योगर्ट एक तरह से दही का ही फॉर्म है, तो इसको बनाने का तरीका अलग होता है, और जनरली इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। काऊ मिल्क से बनने वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें एक खास तरह के बैक्टीरिया से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो दही नहीं है, लेकिन दही से हट के प्रोडक्ट है, और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो मार्केट में पैक फॉर्म में भी आता है। तो यहाँ पे B6 के ये सोर्सेज हैं। फंक्शन देखिए, इसेंशियल कोएंजाइम फॉर नॉर्मल अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ये भी इसेंशियल कोएंजाइम है, मतलब एंजाइम्स को हेल्प करता है। कोएंजाइम्स का मतलब क्या होता है कि एंजाइम्स को हेल्प करता है। और एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इसका, कि एमिनो एसिड का मतलब क्या हुआ, प्रोटीन से एमिनो एसिड उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं, तो उसमें इसकी भूमिका है। असिस्ट प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज, दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि एंटीबॉडीज के लिए इंपॉर्टेंट है असिस्ट प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग असिस्ट प्रोडक्शन ऑफ जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में है उसके प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। मेनी में फंक्शन एज कोएंजाइम इन ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म, और ये भी कह रहे हैं कि ये कोएंजाइम के रूप में काम तो करता ही है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड के मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल है। तो डेफिशिएंसी में मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम इज डर्मेटाइटिस ऑफ आई, नोज एंड माउथ, इसके रोग होते हैं। अदर सिम्टम्स आर रिलेटेड टू ग्रोथ एंड ग्रोथ से रिलेटेड सिम्टम्स वो स्टंटेड हो सकते हैं, रिटार्डेड ग्रोथ होगी आपकी, है ना, मतलब ग्रोथ आपका प्रॉपर ना हो, या नोजिया के सिम्टम्स ऐसे आते हैं। तो बोथ इंडेक्स फिंगर 4th एंड 5th स्पाइरल एंड राइट थंब 0, 1, 2 सिम्टम्स के आधार पे देख के लिया गया है। यहाँ पे दूसरा जो प्रोटोकॉल आप देखेंगे तो यहाँ पे डर्मेटाइटिस है एक, तो दूसरा आईज, नोज एंड माउथ, तो शायद इसीलिए सर ने यहाँ पे जो सिलेक्शन किया है राइट थंब 0, 1, 2 आईज, नोज, माउथ के लिए किया है। तो राइट थंब 0, 1, 2 स्पाइरल में 4, 5 सीडेड 3, 6 टोन ये प्रोटोकॉल दिए गए हैं। अब विटामिन B12
अक्सर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विटामिन माना जाता है। सभी विटामिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसका कहाँ कहाँ से वो बनता है, कैसे। तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं सभी विटामिन को बनाती है, आपने ये देखा है ना। जो चीज हम खाए उससे उसका अब जैसे इंटेस्टाइन में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो बना रहे हैं, कन्वर्ट करके विटामिन के फॉर्म में हमारे फूड मटेरियल को। लेकिन विटामिन B12 के बारे में ऐसा कहा गया है कि ओनली B12 विटामिन नॉट फाउंड इन वेजिटेबल्स। खासतौर से इन सबके लिए ही कह सकते हैं कि ये वेजिटेबल्स में तो बाकी हम ये पढ़ते हैं कि विटामिन वेजिटेबल से मिलते हैं, लेकिन मोस्टली विटामिन वेजिटेबल्स में मिलते हैं, लेकिन ये जो विटामिन हैं ये आपके वेजिटेबल्स में नहीं मिलते हैं, इसका तात्पर्य हुआ। एंड ओनली विटामिन कंटेनिंग कोबाल्ट, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। ये क्या है, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसका जो है सोर्स देखिए कि इसके जो सोर्स हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। तो जीआई ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द इंट्रिंसिक फैक्टर secreted by gastric mucosa, sources secreted by gastric mucosa, sources liver, kidney, milk, eggs, cheese, meat। तो इनके जो सोर्सेज हैं अभी तक ऊपर जो जितने भी देखें बी के जितने भी फॉर्म्स हैं उसमें सबको कहीं जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं खास तौर से जैसे लिवर, किडनी, मिल्क, एग्स, चीज, मीट, ये क्या है, ये सारे इसके सोर्सेस, ये वेजिटेबल्स नहीं है। यहाँ पे अगर देखें किसी को भी, ऊपर वाली फर्स्ट लाइन है उसका आशय यही है, उसका मीनिंग यही है कि ये इसके सोर्सेज में वेजिटेबल्स आपको नहीं दिख रहे हैं, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये जो विटामिन है वो कहीं ना कहीं एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है डायरेक्टली, बॉडी हमारी फॉर्म नहीं करती है, ये इस फॉर्म में आपको यहीं से मिलता है। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी प्रोसेसिंग तो हमारी जीआई करती है, लेकिन आप ये सब चीजें खाएंगे, मिल्क प्रोडक्ट लेंगे, तभी हमारे बॉडी में विटामिन B12 की सप्लाई हो पाएगी या विटामिन B12 जा पाएगा। अगर इन चीजों को आप नहीं लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, तो विटामिन B12 की आपके बॉडी में डेफिशिएंसी होगी। तो जो विटामिन ये जब लेते हैं विटामिन B12 जाता है आपके बॉडी में, तो उसका एब्जॉर्प्शन वो आपके किसके माध्यम से होता है, जीआई ट्रैक्ट के माध्यम से होता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा मतलब जो स्टमक है आपका, स्टमक के म्यूकोसा से इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होते हैं, तो वो इसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है और इंट्रिंसिक पाथवे होता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब कि इंटरनल इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर गैस्ट्रिक म्यूकोसा मतलब आमाशय के म्यूकोसा से जो इंटरनल लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उससे सीक्रेट होते हैं और ये इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो विटामिन B12 हम बाहर से एनिमल प्रोडक्ट से ही लेते हैं। ये पूरी बात का आशय ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में बनती हैं और कुछ चीजें बॉडी में बनती नहीं हैं, वो बाहर की किसी चीज में पाई जाती है और उसको खाना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, केवल ये B12 के फॉर्म में हमारे बॉडी में वो जाएंगे और वहां पे एब्जॉर्प्शन उसका होता है। अब यहाँ देखिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कैसे होती है। हम सभी को आज के समय में ये डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अगर ज्यादातर लोगों को कराएंगे तो ऑप्टिमम लेवल से कम ही होगा या बहुत कम लोग होंगे जिनका सफिशिएंट होता है। तो ये इनसफिशिएंसी में, डेफिशिएंसी हो या ना हो, लेकिन इनसफिशिएंसी इसकी देखने को मिलती है, डेफिशिएंसी भी देखने को ज्यादातर मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, जिसको देखिए उसको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम एंड आमाशय की कुछ ना कुछ समस्या है। अब इसमें जिसको गैस्ट्राइटिस होता है, जिसको स्टमक में अल्सर होता है और जो जिनके आमाशय की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इरोज हो जाती है किसी वजह से, वो एसिड से, गैसेस से इरोज हो जाती है,
तो उनमें चूंकि यहाँ की जो म्यूकोसा है गैस्ट्रिक की, अमाशय की, उससे इंट्रिंसिक फैक्टर जो सिक्रेट होते हैं वो इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं एक तरह से, उसके प्रभाव में ही ये विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो पाता है। भले आज हमने मिल्क लिया, वो हमारे स्टमक में गया, लेकिन गया तो एब्जॉर्ब होगा, उसमें जो विटामिन B12 है, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर जब तक रिलीज नहीं होगा, अब रिलीज करने वाला फैक्टर ही वहां कम मात्रा में है, इरोज्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जब होगी तो इससे एनीमिया एक प्रकार का होता है। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन में क्या दिया है, कोएंजाइम नेसेसरी फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। ये जो कोएंजाइम है विटामिन B12 है, ये सेल ब्लड सेल्स खासतौर से रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए महत्वपूर्ण है। एंड फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड मेथोनिन एंड इंट्रेंस ऑफ सम एमिनो एसिड इनटू क्रेब्स साइकिल, और कुछ क्रेब्स साइकिल को एमिनो एसिड को क्रेब्स साइकिल में एंटर कराने में ये हेल्प करता है। एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ कोलिन यूज्ड टू सिंथेसाइज एसिटोकोलिन। कोलिन जानते हैं ना कि कोलिन प्री फॉर्म है एसिटाइल कोलिन का। एसिटाइल कोलिन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का। तो आप देखिए इसका कनेक्टिविटी देखिए कि विटामिन B12 आपके ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। एमिनो एसिड का मतलब प्रोटीन, देख 3 फॉर्म है हमारे भोजन के, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। सबसे फर्स्ट सोर्स हमारे एनर्जी का कौन सा है ब्रजमोहन जी? फर्स्ट सोर्स ऑफ आवर एनर्जी इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, हमारी बॉडी सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एनर्जी के लिए यूज करती है, जो कि इजिली ब्रेक हो जाता है, इजिली ब्रेक हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, इजिली वो चेंज हो जाता है, उसमें उसका कुछ केमिकल कंपोजिशन इस तरह का है, C6H12O6 ऐसे करके उसका फार्मूला है। तो वो ब्रेक हो जाता है जल्दी, इसलिए हमारी बॉडी उसको जल्दी यूज कर लेती है एनर्जी के लिए। तुरंत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज को प्राइमरी सोर्स के रूप में यूज करती है। लेकिन कई बार हम जब ग्लूकोज नहीं लेते हैं, और ग्लूकोज न लेने पे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होता है वो यूज किया जाता है, और फैट का सोर्स भी जब खत्म हो जाता है तो प्रोटीन यूज किया जाता है। तो प्रोटीन से बनता है एमिनो एसिड, फिर एमिनो एसिड ब्रेक होके और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ऐसे में क्या होता है, जब ये एमिनो एसिड मींस प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है, तो ये जब ब्रेक होता है तो हमारे बॉडी में तेजी से डिजेनरेशन, क्षरण और हम लीन होने लगते हैं। तो फैट का जब यूज करने लगते हैं तभी से, और लास्टली जब फैट का सोर्स भी खत्म हो जाता है तब यूज करती है हमारी बॉडी प्रोटीन को एनर्जी के लिए। तो जनरली प्रोटीन का कोई स्टोर फॉर्म हमारे बॉडी में होता नहीं है कि जहाँ पे स्टोर हो, तो वो हमारे सेल्स में जहाँ जहाँ भी है वहां से एक्सट्रैक्ट करके और उसको यूज कर लेती है। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। यही कल हम जो बात कर रहे थे, क्रेब्स साइकिल जिसको बोलते हैं, उसमें क्रेब्स साइकिल्स में सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एंटर करता है तो ग्लाइकोलिसिस के बाद उसका फॉर्म चेंज होके, और जब उसमें एंटर करता है तो वहां पे एटीपी रिलीज होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वो बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरता है, उसमें कई प्रकार से उसके चेंजेस उसमें होते हैं और उसके कई नाम बनते हैं। तो उसको सिंपली ये समझिए कि ये जो है एंट्रेंस ऑफ सम एमिनो एसिड इनटू क्रेब्स साइकिल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ कोलिन। इसमें कोलिन के अर्थात न्यूरल सिस्टम में इसका, न्यूरोट्रांसमीटर में इसका बहुत बड़ा रोल है, और इसके अलावा आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो आरबीसी की डेफिशिएंसी हो सकती है इसमें, और इसके और भी बहुत गंभीर परिणाम आते हैं इसकी डेफिशिएंसी से। तो वो आप देखिए कि डेफिशिएंसी
सिम्टम्स में क्या, पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया का मतलब हुआ कि ये पर्निशियस एनीमिया का मतलब ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है, जिसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा में किसी प्रकार से इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इरोजन आ जाता है और हमारे बॉडी में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जब एनीमिया होता है तो इस एनीमिया को, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया को पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक एनीमिया का प्रकार कल पढ़ रहे थे, तो एनीमिया कई प्रकार का होता है और उसमें से एक है ये पर्निशियस एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एक एनीमिया होता है जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी होगी। तो एनीमिया के कई प्रकार। तो यहाँ पे पर्निशियस एनीमिया जब कहीं भी वर्ड आता है तो आप सीधा समझिए कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है और वहाँ पे विटामिन B12 को बॉडी में प्रोड्यूस तो नहीं होता है, उसके लिए सप्लीमेंट जो भी हो वो, और प्लस एनिमल फूड जो है वो आपको लेने पड़ेंगे उसके लिए। और दूसरा गैस्ट्रिक का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आमाशय का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, GI ट्रैक्ट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि उसकी जो इनर लिनिंग है वो हेल्दी हो। तो ऐसा अल्सरेशन में हो सकता है कि किसी को अल्सर हो तो वहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी होती है और ब्लड सेल्स का बनना प्रभावित होता है। न्यूरोसाइकेट्रिक एबनॉर्मलिटीज इसकी डेफिशिएंसी से होती है। न्यूरोसाइकेट्रिक मतलब आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, और साइकेट्रिक मीन्स मानसिक एबनॉर्मलिटी, मानसिक मेंटल सिम्टम्स आपके आते हैं। तो बिहेवियर में आपके चेंजेस आपको दिखे, अल्टरेशन इन बिहेवियर। अल्टरेशन इन बिहेवियर का कारण आपका B12 की डेफिशिएंसी हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हम हमेशा सिर्फ ये ना सोचें कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मतलब अल्टरेशन इन बिहेवियर है तो हम ब्रेन का डायरेक्टली ट्रीटमेंट करें। उसके पीछे कारण ब्रेन का तो करें, लेकिन उसके पीछे कारण ये डेफिशिएंसी भी हो सकती है। एटेक्सिया जो होता है ये इसके पीछे भी, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रूट कॉज जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, इसकी वजह से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं डिजेनरेट हो रहे हैं। तो अगर ये ब्रेन के सेरेबेलम के न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो गए तो एटेक्सिया के सिम्टम देंगे। ब्रेन के सेरेब्रम में अगर कुछ चेंजेज आते हैं, वहां पे डिजेनरेशन होता है, वॉल्यूम लॉस होता है, तो मेमोरी लॉस हो सकती है। मेमोरी, क्योंकि वो मेमोरी का स्टोरेज वहीं पे है, वीकनेस हो सकता है। पर्सनालिटी आपकी जो है उसमें पर्सनालिटी में चेंजेस आ सकते हैं, मूड चेंजेस होते हैं, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। एंड एबनॉर्मल सेंसेशन होते हैं। एबनॉर्मल सेंसेशन का मतलब कि आपको एक अलग तरह का सेंसेशन फील होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कई बार ऐसा लगता है, सीमा जी का ये माइक है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से अक्सर ये लगता है, कई बार एक सिम्टम आता है कि जैसे किसी ने प्रिक कर दिया पिन को। पिन होता है नेडिल, सुई जो होती है, ऐसा जगह जगह बॉडी में, पैरों में, हाथों में रह रह के ऐसा लगता है कि किसी ने पिन चुभो दिया, ऐसा सेंसेशन आता है। तो ये एक प्रकार का जो सेंसेशन है ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का सेंसेशन है। तो कोई पेशेंट अगर आपको ऐसा बोलता है कि डॉक्टर साहब या सर ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पिन चुभो दिया, कभी वहां पिन चुभो दिया, चुभन जैसा पेन होता है हमको, और बहुत ही मतलब वो बना रहने वाला नहीं है, जैसे पिन चुभोया हटा दिया, पिन चुभोया हटा दिया, इस तरह का सेंसेशन हो रहा है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। impaired activity of osteoblast. Osteoblast means 3 प्रकार के सेल्स हैं बोन में, हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब कि ऑस्टियो मीन्स बोन, बोन के सेल्स का बन, तो फॉर्मेशन ऑफ बोन सेल्स कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है। तो वो इम्पेयर्ड हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन सेल्स, और उसकी एक्टिविटी मतलब उसका जो फंक्शन है वो प्रभावित होता है। ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ ट्रीटमेंट दिया गया है राइट इंडेक्स फिंगर एंड लेफ्ट इंडेक्स। देखिए ये फिर वही एनीमिया को ध्यान में रख के दिया गया है, लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा, ये ट्रीटमेंट तो आप दीजिए ही, पर्निशियस एनीमिया में ये हेल्प करेगा ही, लेकिन
मेन कारण है, मतलब प्राइमरी कॉज क्या है इसका? आपको इस बात से क्या समझ में आ रहा है कि इसका प्राइमरी कॉज क्या है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में आपका उपचार क्या होना चाहिए? सर डाइट हमारे को ये खाना है जो जिससे हमारे को मिलेगा, मिल्क प्रोडक्ट्स। जीपी सिंह जी आप बताएं, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जो बातें की, इसके आधार पे आप ट्रीटमेंट प्लान कैसे करेंगे? जीपी सर सिंह, यही ट्रैक्टर देंगे ना साथ में? जीबी सिंह से मैं बात करना चाह रहा हूँ, बताएं सर। सर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितनी बातें हो रही हैं, जी इससे जी इसका इन्फ्लुएंस क्या है? हम ट्रीटमेंट प्लान कैसे करेंगे? पहले डाइट पर ध्यान देंगे। डाइट पे अंडा- ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे ना? जी डाइट पे तो ध्यान इसके देंगे। साथ ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए, जीआई ट्रैक का होगा आशा ट्रीटमेंट। जी, हाँ आशा जी बोलिए, ठीक है। हम्म। और शिवानी जी, आप क्या सोचती हैं? ठीक है, अजय जी, अजय गुप्ता सर। मंगल जी बोलिए भाई, आप लोग, अभी सर- तक मैं ही बोल रहा था, आप लोग सर ये भी ब्लड बताएं। और प्लाज्मा पे ट्रीटमेंट हाँ दिया सर, हुआ है। जी बताएं, आपको ब्लड क्या समझ आ रहा है कि हमें कहाँ फोकस करना चाहिए? ब्लड ये एंड प्लाज्मा पे। ब्लड सर प्लाज्मा। चलिए, और लोग, कुछ लोग जो समझ सर पा रहे हैं। गैस्ट्रिक ट्रैक पे, जीटीआई ट्रैक पे देना चाहिए, क्योंकि गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा बन रही है वहाँ पित्त की वजह से। वहाँ स्टमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसा में प्रॉब्लम हो गई है सर, इस वजह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा प्रोटीन, वो विटामिन 12। अब देखिए, दो तीन चीजें हैं। शुरू में हमको बहुत अच्छा जवाब मिला था कि हमें फोकस करना है, पहला देखना है कि जो इसका सोर्स है, क्योंकि हम जो रोज रूटीन में खाते हैं, रोटी दाल चावल, इससे आपको ये विटामिन B12 मिलने वाला नहीं है ना? तो ऐसे नहीं। भारत में कितने लोग हैं जो दाल चावल रोटी और कुछ सब्जी के अलावा अतिरिक्त चीजें ले पाते हैं, जैसे मिल्क? और मिल्क आज देखिए, एनिमल फूड जो लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट लेते हैं, एनिमल प्रोडक्ट जो लोग लेते हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है ना? नॉन वेजिटेरियन में तो ये मिल जाता है कि वो मीट खाते हैं, है ना? तो उसमें आपका लीवर किडनी ये सब ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, जिनको मिल्क भी नहीं मिल रहा है, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, उनमें इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? तो उसके लिए उनमें डेफिशिएंसी होगी। तो उसके लिए मिल्क या मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आप उनको बताइए, उनकी डाइट को चेक करिए और वो बताइए कि आप मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, दही हो गया, या मार्केट में बहुत सारे मिल्क से बनी पनीर हो गया, ये सब चीजें आप लीजिए, है ना? अपने डाइट में शामिल करिए, तो विटामिन B12 आपको मिलेगा, पहला। क्योंकि ये आपके बॉडी में बन नहीं रहा है, ये आएगा यही से, ये जो खाएंगे आप इसी से आएगा। तो एक तो पहला सजेशन है कि आप पेशेंट की डाइट को चेक करेंगे और डाइट में उसको शामिल करेंगे। दूसरा, उसका अगर बोलता है कि हाँ मेरी डाइट तो ठीक है, मैं दूध भी लेता हूँ, प्रतिदिन दूध लेता हूँ, फिर मिल्क प्रोडक्ट कई बताता है, मैं पनीर खाता हूँ, जो नॉन वेजिटेरियन है जो, वो बताते हैं कि मैं फिशेज लेता हूँ, चिकन लेता हूँ, ये मीट लेता हूँ, तो समझ में आता है कि एनिमल प्रोडक्ट से उनको मिल रहा है। लेकिन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? जैसे बहुत सारे लोग अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल जब लेते हैं तो अल्कोहल क्या करता है, तब नेक्स्ट स्टेप पे अल्कोहल क्या करेगा? अल्कोहल हो सकता है हमारे बॉडी में गैस बहुत ज्यादा फॉर्म हो रही है, उसकी वजह से हो सकता है, एसिडिटी बन रही हो, ऊपर जा रही है, उसकी वजह से हो सकता है। जो अभी कहा आपने कि गैस्ट्रिक लेयर जो है, इनर लेयर, म्यूकस लेयर जो होती है, जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है, वो डैमेज हो गई। तो जब डैमेज हो गई तो उससे सिक्रीट होने वाला जो फैक्टर है जो इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, वो भी नहीं निकल रहा है। तो दूसरा हमको कहाँ ट्रीटमेंट करना है? जीआई ट्रैक में, स्टमक को लेना है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को लेना है, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन को लेना है।
तो इन तीनों को उपचार करना होगा हमको वहां पे भी, तो साथ में आपको इसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो 2 लेवल पे इसको करेंगे। और तीसरा जो है, आप चाहते हैं कि एनीमिया अगर है तो बिना इसको ठीक किए आप सोचें कि हम ब्लड को बढ़ा देंगे तो नहीं बढ़ सकते। तो पहले वो 2 काम करना है आपको, डाइट चेक करके, डाइट में आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है, आपको ट्रीटमेंट करना है जीआई ट्रैक्ट का, खासतौर से गैस्ट्रिक म्यूकोसा की बात हो रही है तो स्टमक का। उसके लिए आप स्टमक के TCM पॉइंट्स हैं आप दे सकते हैं, 10 नीडल पॉइंट्स हैं वो दे सकते हैं, CB 13, 12, 10, CB 6, ST 44, ST 45, ये सब सीडेशन जो करते हैं उसको दे सकते हैं। और इसके अलावा आप बोथ थंब फर्स्ट स्पाइरल वात जॉइंट, स्टमक का जॉइंट है, वहां पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 4-5 सीडेट 3-6 टोन करिए, या 2-3 सीडेट 1-4 टोन कर सकते हैं। वहां पे पित्त को कम कर सकते हैं, 2-3 सीडेट 1-4 टोन कर सकते हैं बोथ थंब वात जॉइंट पे। तो उसको आप चेक करिए, और उसके अलावा साथ में ये असिस्ट करेगा, आप ब्लड बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट दीजिए। जो हीमोग्लोबिन, ये जो राइट इंडेक्स फिंगर 9th स्पायरल और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 स्पायरल दिया गया है, इसको दे सकते हैं। तो एक छोटी सी बात है सिर्फ, क्या हम कभी ध्यान देते हैं इस बात पे? कभी हमने सोचा जब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि ये इसको एटेक्सिया है, चलने में दिक्कत हो रही है। एटेक्सिया मतलब समझ रहे हैं आप लोग? एटेक्सिया का मतलब एटेक्सिक गेट एक होता है जो सेरेबेलम से रिलेटेड होता है, जो हमारा छोटा ब्रेन है। तो सेरेबेलम में क्या होता है, जब इसमें डिजेनरेशन होता है, एट्रोफी होती है, कोई ट्यूमर हो जाता है, तो सेरेबेलम का फंक्शन क्या है? पोस्चर को बैलेंस करना, मूवमेंट से संबंधित है। तो जो हमारा मूवमेंट का डिसऑर्डर है, पोस्चर का डिसऑर्डर है, ये सब प्रभावित हो जाता है। तो पेशेंट जो है चलता है जब, तो स्ट्रेट लाइन पे उसको कहेंगे तो नहीं चलेगा, और ड्रंकेन गेट होती है, मतलब शराबी की तरह वो चलता है, तो उससे पता चलता है। तो कभी हमने सोचा क्या कि एक पेशेंट आया जिसके ब्रेन का MRI आया, और MRI में उसके कुछ नहीं आ रहा है। सीधे अगर कोई ब्रेन का पेशेंट आएगा, साइकेट्रिक प्रॉब्लम लेके आएगा, तो हम सीधे उसके ब्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं। हम हैंडबुक 3 को रिफर कर लेते हैं, नर्वस सिस्टम को टच करते हैं, ठीक है। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि ये ऐसा इसलिए होता है कि हमें ये मालूम ही नहीं था। लेकिन जब हमें ये मालूम है कि एक छोटी सी डेफिशिएंसी है हमारे बॉडी में, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है, बच्चे के मूड में चेंजेस आ रहे हैं, पर्सनालिटी उसकी प्रॉपर नहीं है, तो हम वहाँ पे ध्यान दें तो इसको ठीक कर सकते हैं। और बहुत छोटा ट्रीटमेंट हो सकता है। हो सकता है कि सिर्फ डाइट चेंज करने से उसमें ये सब चीजें ठीक हो जाएं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अभी आप लोगों की कितनी हम लोगों की क्लासेज रह गई हैं? सर 1 क्लास रह गई है। मतलब 2 क्लास या 1 क्लास? एक आज की, एक और। सर एक एक्स्ट्रा है ना, 2 क्लासेस हैं एक्स्ट्रा सर। आप एक्स्ट्रा भी लेंगे सर, और इसके अलावा? सर 2 और एक्स्ट्रा दीजिए इसके अलावा। ठीक है, बात कर सर लेते हम हैं। तो दे ही नहीं पाएंगे एग्जाम पे। एक बार मैसेज डाल दीजिए सब लोग ग्रुप में। आप लोग जुड़े हैं ना? जी तो नहीं, जो उसमें कहाँ जुड़े हैं? हाँ तो जो आप सर जुड़े हैं। बाकी जो और लोग जुड़े हैं हमारे, सर इसमें अनीमिया के लिए 145 क्यों लिया गया है, जबकि हम जनरली हीमोग्लोबिन के लिए तो 5 सीडेट और 3-4 टोन करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि 3-4 टोन और 5 सीडेट करते हैं, वहां पे पित्त को बढ़ाते हैं ना। हाँ जी। और यहाँ पे देखिए, हमने कल भी कहा था कि 2-3 चीजें हैं कि
एनर्जी में केवल हमारे पास 0 to 9 एनर्जी है, मतलब टोटल 10 ही एनर्जी है। इसी को डिफरेंट कंडीशन, मतलब बीमारी की कितनी कंडीशन हो सकती है आप समझिए, काउंट करिए। तो अभी तक हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों के बारे में जानते भी नहीं है ना। तो बहुत सारी बीमारियां हैं संख्या में। अब उन सब में हम असंख्य एनर्जी का या तो यूज करें, ऐसा तो है नहीं। तो ये हमको 0 to 9 में ही करना है। तो हमें कंडीशन डिफाइन करनी होगी। वो ठीक कहा आपने कि 3-4 हम करते हैं, मतलब हम पित्त को बढ़ा रहे हैं ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ये सब कुछ सर ये भी तो महापित्त हो गया 3-6। पाइप को सिलेक्ट करते हैं। तो हम सर ये 5 भी कफ हो गया और 3-6 महापित्त हो गया ना, और 9 और 0 हो गया वो काउंटर यहाँ के पे साथ। इसको देखिए, इसको देखिए, लो भले। हाँ, ये 1 4 5 6 8 3 6 8 कब लेते हैं? डिजेनरेटिव होता है जब। सर कैंसर के स्टेज में सेलुलर चेंजेस कह लीजिए, ठीक ना। सेलुलर लेवल पे जब चेंजेस आते हैं ठीक है। तो इसको हम लोग लेते हैं। अभी तक यही समझ में है ना। हाँ जी। और दूसरा आप देखिए कि यहाँ पे 4 5 कफ है, इधर मैं बापूजी की जगह बैठी जाऊंगा आगे। 4 5 कफ है ना। जी। ले और पकड़। 1 क्या है? आकाश, स्किन, अरे इतना सारा कमर बंद है तो इनको जरा आवरण। आवरण हो गया। हाँ सर एक आवरण हो गया ना, 1 आवरण हो गया। 1 आवरण हो गया, ठीक है। तो आवरण किस चीज का है? दूसरा आवरण क्या है? 1 आकाश का मतलब स्पेस भी है ना। जी। और दूसरे तरीके से कहें तो स्पेस मतलब उसका साइज भी है ना, आकार भी है ना। ये तो डिसाइड करेगा। जी सर। और तीसरा इसका मीनिंग ले तो मेम्ब्रेन ले सकते हैं, ठीक। हाँ सर, इनर लेयर जो सर बोल रहे थे आप। आउटर मेम्ब्रेन कह लीजिए, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर का आउटर लेयर जो होगा उसको कवर करने वाला, कवर कर रहा है, वो मेम्ब्रेन होगी। तो उसके बीच का ये पूरा स्पेस और ये मेम्ब्रेन, ये आकाश है। ये टोटल इस जो है किसी भी सेल का, किसी भी स्ट्रक्चर का क्या डिसाइड करता है? डायमेंशन। क्या डिसाइड करता है? डायमेंशन करता है। 4 5 कफ है, कफ भी एक आकार को बताता है। किस चीज को बताता है? आकार। 4 5 कफ का सॉलिड होगा, कोई ना कोई आकार होगा, ठीक है। तो ये जो है 4 5 ये सब एक ही जैसे हैं। मतलब सेल, अगर ये सेल है और सेल का साइज बढ़ रहा है इसका, तो इसका मतलब इसका स्पेस बढ़ा, है ना। ये देखिए, ये स्पेस बढ़ा, है ना। साइज का मतलब 4 5 कफ फॉर्म में ये बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? 1 4 5 मिला के इसका मतलब कि सेल के अंदर क्या हो रहा है? डिजेनरेशन हो रहा है। डिजेनरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि लॉस होना। डिजेनरेशन का मतलब जैसे कैंसर एक है, तो कैंसर में क्या होता है? सेल बढ़ता है सर, उसके सेल की बढ़ता है। साइज बढ़ जाती है ना। जो नॉर्मल साइज होती है उसकी साइज उससे क्या होती है? बढ़ बढ़ जाता जाती है। लेकिन ये फंक्शन में प्रॉपर नहीं होते हैं। साइज तो बढ़ती है लेकिन ये फंक्शन में प्रॉपर नहीं होते हैं और स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। क्या करते हैं? ये स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, ज्यादा स्पेस कवर करते हैं। तो डिजेनरेटिव और कैंसरस डिजीजेज में इसको इसीलिए 1 4 5 सीडेट रखा गया। मेरी बात समझ रहे हैं? प्राइमरी एनर्जी ये हुई 1 4 5 सीडेट। दूसरी तरफ जो एनर्जी रखते हैं वो काउंटर एनर्जी होती है, मतलब इस एनर्जी को काउंटर करने वाली एनर्जी। तो 4 5 को काउंटर करने वाली एनर्जी कौन सी है? 3 6 और 1 को काउंटर करने वाली एनर्जी 8। ये आप लोग पढ़े हैं ना, 1 को कैसे काउंटर करते जी सर। होगा आपने। तो पीछे आप पढ़ेंगे इनके गुण और कर्म के बारे में, तो उसको बेस बना के ये रखा गया है। तो जब कभी आपको कैंसर मतलब थोड़ा एडवांस स्टेज की प्रॉब्लम हो रही है, सेलुलर लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, तो एनर्जी का ग्रेडेशन डिफाइन किया गया है ना। कि जो
वेरिएशन इन एनर्जी, किसी भी, देखिए एनर्जी हमारे बॉडी में तो है ही है, तो वेरिएशंस ऑफ एनर्जी को हमें देखना है। वेरिएशंस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है उसमें वेरिएशंस का ग्रेड हो सकता है, ग्रेड फर्स्ट, दूसरा होगा ग्रेड सेकेंड, तीसरा होगा ग्रेड थर्ड, ठीक, चौथा ग्रेड 4 और ग्रेड 5। मीन्स इसको आप कह लीजिए यहाँ पे कम से कम 5 ग्रेड बना सकते हैं। मतलब आकाश पहला तत्व है, दूसरा वायु है, तीसरा क्या है, अग्नि है, चौथा क्या है, जल, पांचवा क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी है। अब हम आयुर्वेद में एक बात पढ़ते हैं कि प्रीसीडिंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन, है ना, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब हम वायु की बात करते हैं तो आकाश इंक्लूडेड है, अग्नि कह रहे हैं तो उसके 2 प्रीसीडिंग एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो अब देखिए ग्रेड 1 मीन्स मिनिमम, अच्छा, मिनिमम एनर्जी का, ग्रेड 1 मीन्स मिनिमम एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। क्या है, मिनिमम एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे बहुत कम एनर्जी प्रभावित हुई है। ग्रेड 2 का मतलब कि 2 हो गई, तो इससे थोड़ा एडवांस हो गया ना। तो यहाँ पे उससे ज्यादा एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ 1 एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट था, 2 कह रहे हैं तो 2 एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ग्रेड 3 कह रहे हैं तो 3 एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, आकाश वायु अग्नि। ग्रेड 4 कह रहे हैं तो 4 एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ग्रेड 5 कह रहे हैं तो 5 एनर्जी का। तो यहाँ पे मेजर डिस्टरबेंस, मेजरली अगर आप देखें सबसे ज्यादा अगर ग्रेड 5 कह रहे हैं तो एनर्जी का डिस्टरबेंस हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो ये पहचानना है कि मिनिमम एनर्जी का डिस्टरबेंस हुआ है, मिनिमम एनर्जी का डिस्टरबेंस हुआ है तो 1 या 2 एनर्जी या 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन से काम चला सकते हैं। ग्रेड 2 का है तो आप इसी तरह से 2-3 एनर्जी का कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं। ग्रेड 3 का है तो आप 1, 4, 5 ये वाला प्रोटोकॉल वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेड 4 का है तो आप ग्रेड 4 में 2, 4, 5, 7, 9 सीडेट 0, 1, 3, 6, 8 टोन कर सकते हैं। ग्रेड 4 अगर ये डिफाइन करते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन में, आप ये डिसाइड करते हैं कि एनर्जी का चेंजेस है वो हाई लेवल का चेंजेस है, ग्रेड 4 लेवल का चेंजेस है, तो आप ये वाला प्रोटोकॉल बिना सोचे दीजिए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि सारा सोच से आता है। और अगर आपको लगता है ग्रेड 5 का चेंज है एनर्जी में, आप डिजीजेस भी कैटेगराइज कर लीजिए। कैंसरस मतलब एक लोकल कैंसर है, ठीक है। तो लोकल कैंसर का मतलब क्या हुआ, इससे भी आगे होता है मेटास्टेसिस, जो ऐसे कैंसर सेल्स जो एक जगह से दूसरे जगह, लीवर से लंग्स, ब्रेन, बाकी जगहों पे स्प्रेड करते हैं, जाते हैं, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। उसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। तो कैंसर का एक प्रकार है मेटास्टेसिस। तो लोकली कैंसर सेल इन्वॉल्व होता है, जैसे यूट्राइन फाइब्राइड हो गया, यूट्राइन कैंसर हो गया, तो आप यूट्रस को काट के निकाल दीजिए, वो जनरली स्प्रेड नहीं करता है। तो वहां पे आप 1, 4, 5 से 2, 4, 5, 7, 9 कर सकते हैं। लेकिन जहां पे और ज्यादा एनर्जी, पूरे बॉडी के एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो गया और ग्रेड 5 हो गया, आप समझ रहे हैं कि एडवांस, काफी एडवांस स्टेज में है डिजीज, तो वहां पे आप एक और एनर्जी यूज करते हैं 1, 2, 4, 5, 7, 9 सीडेट 0, 3, 6, 8 ठीक। एनर्जी को यूज करने का, प्रोटोकॉल में शामिल करने का अनेक सोच है, अनेक क्राइटेरिया है। एक व्यू मैंने यहाँ पे रखा कि आप यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, तो इसीलिए यह जो चेंज है पर्नीशियस एनीमिया, न्यूरोसाइकेट्रिक एबनॉर्मलिटीज, इसको ग्रेड 3 का मान के यहाँ पे 1, 4, 5 सीडेट 3, 6, 8 टोन 0 टोन सीडेट दिया गया है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक ठीक है। तो ये इस आधार पे
एनर्जी के वेरिएशन। और अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। जब आप डाइट का ध्यान रखते हैं, आप जीआईटी का साथ में ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप ब्लड का एनीमिया का जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं 3-4 सीडेट 3-4 टोन 5 सीडेट, वो भी उसके साथ में कर सकते हैं। ये वाला ट्रीटमेंट न करें। लेकिन अगर एनीमिया जल्दी रिकवर नहीं हो रहा है तो फिर इसको आप कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको एडवांस मान के और इस एनर्जी का सिलेक्शन इसमें संभवतः किया गया है। थैंक यू। अब आइए पेंटोथेनिक एसिड, इसको विटामिन B5 के रूप में कंसीडर किया जाता है। B5 के रूप में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो पेंटोथेनिक एसिड सम produced by bacteria of GI tract, stored primarily in liver and kidney. लिवर किडनी सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं, प्रोडक्शन जीआई ट्रैक्ट में हो रहा है। अदर सोर्सेज में क्या है? किडनीज, लिवर, ईस्ट, ग्रीन, ये देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखें फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है कि फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए का कॉन्स्टिट्यूएंट है कोएंजाइम ए को बनाता है, विच इज इसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम पायरुविक एसिड इनटू क्रेब साइकिल, ठीक है। तो ये सब जो है इसका मतलब कि अच्छा, क्रेब साइकिल को चलिए हम बताएंगे अभी। क्रेब साइकिल बहुत ही महत्वपूर्ण है सेल रिस्पायरेशन में, सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन में विटामिन का बहुत बड़ा, विटामिन बी के जितने फॉर्म्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है आप जानते हैं? सेल के लेवल पे रिस्पायरेशन होना सेलुलर रिस्पायरेशन कहलाता है। सेल जो सांस लेते हैं सर, तो हम नाक से सांस ले रहे हैं तो ये तो हमारा रिस्पायरेशन हो गया, ठीक है। तो ये सिस्टेमिक हो गया आपकी कि नाक से सांस ले रहे हैं, लंग्स में जा रहा है, लेकिन वो ऑक्सीजन लंग्स से फिर कहाँ जाता है? सेल यूटिलाइज करता है। अल्टीमेटली उसको यूटिलाइज कौन करता है? उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी का प्रत्येक सेल यूटिलाइज करता है। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन सेल क्यों यूटिलाइज करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जब सेल के अंदर एंटर करता है तो वहां पे साथ में ग्लूकोज भी जाता है। तो वहां पे ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंटर करता है तो ऑक्सीजन दो प्रकार के वहां पे फॉर्मेशन दो प्रकार से होते हैं एटीपी का। एक होता है जैसे ये देखिए, ये एक सेल है, मैं सेल बना रहा हूँ, ठीक है। ये सेल का न्यूक्लियस है। सेल के न्यूक्लियस में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल लेयर की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा होगा। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये यहाँ पे आपका लाइसोसोम मान लीजिए पड़ा हुआ है, और यहाँ पे गोल्जी एपरेटस पड़ा हुआ है जो क्या करता है? प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइसोसोम को रखा, ठीक। यहाँ न्यूक्लियस के पास में सेंट्रोसोम रखा हमने, और बाकी ऑर्गेनेल्स यहाँ पे आते हैं। तो इसमें जो है बीच में, ये बीच में क्या भरा पड़ा है जिसमें ये सब तैर रहे हैं? साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्म जब हम श्वसन करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो नाक से सांस लेने के बाद ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल से जाता है कहाँ पे? ब्लड में, और लंग्स में जाता है। लंग्स से कहाँ जाता है? ब्लड में। और ब्लड कैरी करके कहाँ ले जाता है ऑक्सीजन को? सेल में। तो सेल में जब ये एंटर करता है तो पहले ये कहाँ जाता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक। यहाँ पे आया O2, ठीक ना, साइटोप्लाज्म। और फिर साइटोप्लाज्म से ये कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फॉर्म करता है ना, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जो होता है यहीं पे होता है। तो जब ये सेल के अंदर आता है ऑक्सीजन, तो साथ में ग्लूकोज भी आता है ना, ब्लड के साथ ग्लूकोज भी आता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ये भी एंटर करता है। ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, एक विदाउट ऑक्सीजन के, है ना, जिसको एनारोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं। और फिर ऑक्सीजन के साथ मिलके जब ये रिएक्ट करता है तो ब्रेक होता है, तो उसको एरोबिक बोलते हैं। तो जब ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक होता है ऑक्सीजन के अभाव में, तो वो प्रक्रिया होती है प्लाज्मा में, है ना, प्लाज्मा के अंदर होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 ATP रिलीज कराता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP रिलीज कराता है? 2 ATP रिलीज कराता है। ठीक है, ये विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में ऐसा हो रहा है। और फिर पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन यहीं पे साथ में होता है। फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है जब, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे बना लीजिए, ठीक है, तो डबल लेयर की होती है। तो जब यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन जाके और इस जगह पे इसके वॉल में रिएक्ट करते हैं, तो इस जगह पे ये 36 ATP लगभग यहाँ पे इस पूरे प्रक्रिया में होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और उसको 36 ATP तक तोड़ने में कई फॉर्म में ये चेंज होता है। तो जब यहाँ ये आता है सेल के अंदर, खासतौर से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये आता है और ऑक्सीजन का जब यहाँ पे यूज होता है, तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो इसको रिस्पिरेशन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दोनों को मिला के रिस्पिरेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी सेल जब यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन का, तो इसको क्या बोलेंगे? सेलुलर रिस्पिरेशन। अब यहीं पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ATP रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिलीज होती है, और तब जाके हमको एक ग्लूकोज का हम पूरा यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। और जब मान लीजिए कि ऑक्सीजन नहीं, आपको ऑक्सीजन नहीं मिला और ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में आपके बॉडी में है, तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन के अभाव में सेलुलर रिस्पिरेशन होगा या नहीं होगा? होगा, पर ATP कम होगी। ATP कम होगी। ATP जो 36 मिलनी थी वो ATP कम मिलेगी, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। किस चीज का फॉर्मेशन ज्यादा होगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड का आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी बहुत सारा, जब कोविड चल रहा था तो लैक्टिक एसिड का टेस्ट कराया जाता था। क्या बोलते थे उसको? इस सेल डेथ को बताता है। जब ये हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में बढ़ता है तो सेल डेथ को बताता है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कम होगा, एनर्जी कम मिलेगी, तो आपको थकावट लगेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस समय आपको अच्छी मात्रा में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में सेल लेवल पे प्रक्रिया तेज होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है जब एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन ना होने की वजह से एनर्जी आपको मिलती नहीं है ना, और वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, तो आपको थकान लगती है। इसको LDH भी बोलते हैं, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज जो बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो LDH का हम लोग अभी देख रहे थे तो कराते थे यहाँ पे कोविड में, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज ये कराते थे। तो ये जो है ज्यादा होता है। तो हम सिर्फ इसमें ये कह रहे हैं कि ये जब यहाँ पे प्रेजेंट, जहाँ सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये
प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सेलुलर सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये पूरी साइकिल जो होती है वो साइकिल क्या कहलाती है? पूरा क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल कहलाती है। ये साइकिल भी बोलते हैं इसको, तो क्रेब साइकिल बोलते हैं। तो जितने चेन ऑफ रिएक्शंस हैं वो पूरे चेन ऑफ रिएक्शंस को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चेन ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। तो इस तरह से देखेंगे आप, इसके बारे में देखेंगे तो क्या कह रहे हैं? सम प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया ऑफ जीआई ट्रैक्ट स्टोर्ड प्राइमरी इन लीवर किडनी। हाँ, फंक्शन में constituent of coenzyme A, which is essential for transfer of acetyl group from pyruvic acid into Krebs cycle। तो अब इस बात को आपको समझना होगा कि जैसे कि आप एक ग्लूकोज लेते हैं तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक हो, देखिए ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जब आपके यहाँ आप लिए इसको और जब ये ब्रेक होने की प्रक्रिया में जाता है तो ये 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक, जब ब्रेक होगा तो सबसे पहले 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर यहाँ से ये जो है 2A में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे A वह कहा जा रहा है, तो एसिटाइल डिहाइड बोलते हैं। तो ये एसिटल डिहाइड बोलते हैं, यहाँ पे ये चेंज होता है। कुल मिला के ये यही बात कह रही है कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम ए है। कोएंजाइम मतलब एसिटाइल डिहाइड, कोएंजाइम है उसका कंस्टिट्यूएंट है, उसको बनाता है, विच इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफर ऑफ एसिटिल ग्रुप फ्रॉम पायरुविक एसिड। जो पहला ग्लूकोज को ब्रेक होने से 2 पायरुविक एसिड मिल रहा है, उस पायरुविक एसिड से ये एसिटिल ग्रुप में ट्रांसफर कराता है उसको, और फिर उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है तो वो क्रेब्स साइकिल में फिर एंटर करता है। तो कन्वर्जन ऑफ लिपिड्स एंड एमिनो एसिड इनटू ग्लूकोज, कन्वर्जन ऑफ लिपिड एंड एमिनो एसिड इनटू ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड हार्मोन। तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन, स्टेरॉइड हार्मोन्स का फॉर्मेशन, जो आपके गोनेडल हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, आपके टेस्टिस से सिक्रीट होने वाले, ओवरी से सिक्रीट होने वाले। तो स्टेरॉइडल हार्मोन्स सर ये हाई कोलेस्ट्रॉल का रीजन भी यही होता है क्या? सर जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है उसका रीजन भी इसमें ही है क्या छुपा हुआ? हाँ देखिए, हो सकता है इसका इम्पेयरमेंट हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में नेसेसरी है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब लिपिड है ना, लिपिड। तो जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है? लिपिड, हाँ, मतलब फैट कंटेंट है। तो कोलेस्ट्रॉल कहने का मतलब ये नहीं कि कोलेस्ट्रॉल हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का होना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही इसेंशियल है, लेकिन उससे ज्यादा होता है तो वो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करता है। कोलेस्ट्रॉल हैज 2 फॉर्म, वन इज एसडीएल हाई डेंसिटी, है ना, और दूसरा होता है नॉन एसडीएल बोलते हैं, जिसमें कई आते हैं, पीएलडीएल, एलडीएल, सबको मिला के कंबाइनली क्या बोलते हैं? नॉन एसडीएल। तो जो नॉन एसडीएल होते हैं दैट इज हार्मफुल, एंड एसडीएल होता है वो आपका क्या होता है? बेनिफिशियल होता है, गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे लिपिड के दोनों फॉर्म है, और लिपिड दोनों एक निश्चित मात्रा में चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं 0 आता है, आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो कोई ऐसा आता है कि VLDL 0, LDL 0, ऐसा तो नहीं आता। उसने एक नॉर्मल रेंज दी है विद इन ब्रैकेट कि इससे इतने के बीच में होनी चाहिए। हाँ सर, कम होगा तो भी हार्मफुल है, ज्यादा होगा तो भी हार्मफुल है, ठीक। होगा तो कैसे हार्मफुल है? कम होगा तो इसलिए हार्मफुल है कि जब हार्मोन्स बनते हैं तो हार्मोन्स आपके प्रोटीन से भी बनता है, ठीक है, और आपके लिपिड से भी बनता है। लिपिड से जो बनता है स्टेरॉइडल हार्मोन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? स्टेरॉइडल हार्मोन। ये जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, ये जैसे सेक्सुअल हार्मोन्स इतने आपके
आपके गोनेडल ऑर्गन से रिलीज होने वाले हार्मोन से स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं, ठीक, एमाइन हार्मोन बोलते हैं कुछ को। तो ये हार्मोन्स को जब देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये इस मामले में इसेंशियल है कि आपके बॉडी में स्टेरॉयडल डेफिशिएंसी मान लीजिए हो गई किसी को इसकी B5 की, पेंटोथेनिक एसिड की, तो आप समझिए कि स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं बन रहा है। जब स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं बनेगा तो जो आपका गोनेडल सिस्टम है, आपका जो सेक्सुअल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रभावित होगा। आपका सेक्सुअल लाइफ पे उसका असर पड़ सकता है। आपके मेल अगर है तो उसके एक्साइटमेंट पे फर्क पड़ सकता है, वो कम हो सकता है, ठीक है, और रिजिडिटी जैसे सिम्टम आ सकते हैं। तो इसलिए आप बात समझिए कि इट इज मस्ट फॉर द बॉडी, है ना, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से ये बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉयडल हार्मोन बनेगा। तो सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल किसकी, B5 की वजह से ये B5 उसमें हेल्प करता है। दूसरा, conversion of lipid and amino acid into glucose. Abhi just we have talked about earlier that in the absence of glucose is the primary source of the energy. So in the absence of glucose, if there is deficiency of glucose in our body use fat, lipid for the energy formation, है ना। एंड अगर लिपिड भी नहीं है तो किसका यूज करती है लास्टली, देन यूजेस प्रोटीन, जो हमारे बोन्स में है, हमारे अदर सेल्स में जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, उसको ब्रेक करने लगती है। तो ब्रेक करके फाइनली अमीनो एसिड में बदलेगी। तो कन्वर्जन ऑफ लिपिड्स एंड अमीनो एसिड इनटू ग्लूकोज इफ रिक्वायर्ड, अगर हमारे बॉडी में जरूरत है ग्लूकोज की, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, तो ये चेंज होता है। लिपिड और एमिनो एसिड भी ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, ऐसी व्यवस्था है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो वहां पे देखिए ये B5 का इसमें बहुत ही इसेंशियल रोल है। तो डेफिशिएंसी अगर इसकी होती है तो क्या होगा, फटीग, थकान लगेगी, मसल्स स्पाज्म आएंगे, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल स्टेरॉयड हार्मोन। सेक्सुअल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से भी जो हार्मोन निकलता है स्टेरॉयडल हार्मोन होता है। सो एड्रिनल स्टेरॉयड हार्मोन एंड तो जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स वर्क्स फास्ट, ये बहुत तेजी से काम करते हैं। अब देखिए एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो किसमें आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइट एंड फ्लाइट वाला आपने पढ़ा है ना, फाइट एंड फ्लाइट कहाँ से आता है, एड्रेनल सिस्टम, फास्ट वर्क करते हैं। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। तुरंत एनर्जी को, हमारे बॉडी में जो एनर्जी का फॉर्मेशन है वो तुरंत कराएंगे। इस समय जब आपको भागना है, जब आपको लड़ना है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी मसल्स के को ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो तेजी से भाग सके, तेजी से वर्क कर सके, लड़ सके, उसमें स्ट्रेंथ आ सके। तो वो मसल्स के अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर, मस्कुलर सेल के अंदर एनर्जी को फास्टली प्रोड्यूस कराता है, जल्दी जल्दी रिएक्शंस को करा के, और जो वहां पे मटेरियल होता है उसको ग्लूकोज फॉर्म में, ग्लूकोज से फिर एटीपी में कन्वर्ट करा के तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो स्टेरॉयडल हार्मोन्स, वोमिटिंग एंड इंसोम्निया, बीपी, स्लीप डिसऑर्डर्स इसकी वजह से हो सकते हैं। तो इसकी फिजियोलॉजी को अगर हम समझें, ये फॉर्मेशन इसका कहाँ होता है, इसको समझें, तो हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी तो यहाँ पे इन सब सिम्टम्स में आप चेक करिए B5 को, बोथ मिडिल फिंगर, पित्त जॉइंट, लीवर 3, K3, लीवर 6, K4, किडनी एंड लीवर के लाइटनेस डार्कनेस को लिया है। बोथ मिडिल फिंगर, पित्त जॉइंट, CM के हिसाब से देखेंगे तो ये CV मेरिडियन है, लोअर पोर्शन को कवर करती है। बोथ फिंगर, पित्त जॉइंट GB मेरिडियन को कवर करती है। तो CV एंड GB का ट्रीटमेंट CM के हिसाब से किया गया है। अपर एंड लोअर CV GB का पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, आगे का है, इसमें आपका ये सारा कवर होता है। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड।
सर इसका टेस्ट कैसे करवा, मतलब टेस्ट किस नाम से करवाते हैं? जैसे किसी का पता करना हो कि ये जो सिम्टम्स हैं उनका टेस्ट में क्या बताते हैं, क्या करवाना होता है सर? फिर इसके नाम से ही कराएंगे, है ना, ब्लड टेस्ट कराएंगे, जैसे B5 का B12 B5 कोई भी ब्लड से ही होता है ना, सारा ब्लड में ही मिलता है। B12 का भी ब्लड से ही आता है, आप देखते हैं। yes, sir. जब आप रिकमेंड कर, जनरली इसका रिकमेंड नहीं करते हैं लोग, B12 की जनरली देखने को मिलती है, रिकमेंड किया जाता है, एडवाइस की जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है तो इसको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे पेलाग्रा जैसे सिम्टम आ रहे हैं तो आप कंफर्म करने के लिए आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। फॉलिक एसिड, फोलेट, तो यहाँ पे देखिए दो चीजें जल्दी जल्दी मैं रीड कर दे रहा हूँ इसको, फिर आगे क्लास में देख लेंगे। पेंटोथेनिक एसिड सम प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, इस पे देखा हम लोगों ने। देन फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? फीमेल्स में खास तौर से फॉलिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिया जाता है, हाँ, इसको B9 के नाम से जानते हैं। फॉलिक एसिड को किस नाम से जानते हैं? B9 कर सकते हैं। सो सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया ऑफ GI, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके लिए कह रहा है कि ये कहाँ सिंथेसाइज होता है? GI ट्रैक्ट में सिंथेसाइज होता है। अब ये देखिए फॉलिक एसिड का डाइटरी सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, ये वेजिटेबल्स पे मिलता है। बाकी में हम लोग पढ़ रहे थे तो एनिमल वाले में मिल रहा था, ब्रोकोली, एस्परेगस, ब्रेड्स, ड्राइड बीन्स, साइट्रस फूड जितने उसमें मिलता है। फंक्शन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम सिस्टम सिंथेसाइजिंग नाइट्रोजिनस बेसेस ऑफ DNA एंड RNA। तो यहाँ पे RNA और DNA के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए नाइट्रोजनस बेस, जब DNA RNA के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बेस पढ़ेंगे हम लोग। चलिए उसको फिर अलग से दिखाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजनस बेसेज ऑफ DNA और RNA, DNA RNA के स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे तो उसमें प्यूरिन, ग्वानिन और ये सब सारी चीजें मिलती हैं। तो इसेंशियल फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड, रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। ये किस लिए महत्वपूर्ण है? रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है फॉलिक एसिड, इसका फोलेट फेलिसिन कहते हैं। डेफिशिएंसी प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मली लार्ज रेड ब्लड सेल्स, इसकी डेफिशिएंसी से देखिए क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बड़े बनते हैं, बड़े साइज के हो जाते हैं, जितना साइज होना चाहिए उस साइज से। और ऐसे अगर बड़े साइज के सेल बन रहे हैं तो उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया के प्रकार की बात साथ में करते जा रहे हैं। हमने एक एनीमिया पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था सबसे पहले? पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, है ना, पर्नीशियस एनीमिया पढ़ा था। उसके पहले कौन सा पढ़ा था? टाइप्स ऑफ एनीमिया में हिमोलिटिक एनीमिया, ठीक, जहाँ पे क्या हो रहा है, RBC टूट रहा है। और अब तीसरा पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक का मतलब क्या हुआ? माइक्रो साइज का, सिटिक मतलब सेल का जो साइज है कैसा है? मैक्रो है। अब माइक्रो हो गया तो भी गड़बड़ है। और चौथा आप पढ़ेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक का मतलब जितनी साइज होनी चाहिए उससे छोटा साइज है। तो ये सब हिमोलिटिक है, माइक्रोसिटिक है। माइक्रोसिटिक है जब CBC कराते हैं हम तो उसमें हिमोलिटिक, खासतौर से GBP कराएंगे तो हिमोलिटिक का पता चलेगा, लेकिन CBC में ही माइक्रोसिटिक और माइक्रोसाइटिक का पता चल जाता है। इसमें GP भी महत्वपूर्ण है, जिसको जनरल ब्लड पिक्चर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो MCH, MCHC, MCV, है ना, ये सब चीजें इसी से पता चलता है टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में। तो हायर रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन बेबीज बोर्न टू फोलेट डेफिशिएंसी मदर। अगर मदर को फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, खासतौर से आयरन डेफिशिएंसी कई बार हम लोग कहते हैं, फोलेट डेफिशिएंसी अगर मदर को होती है, फोलेट का टैबलेट प्रेगनेंसी के दौरान चलाते हैं,
तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, मतलब बच्चा जो पैदा होगा, ध्यान दीजिए कि जो सीपी चाइल्ड आजकल पैदा हो रहे हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के या ब्रेन के डिसऑर्डर्स के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, और खास तौर से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मतलब एक स्पाइना बायाफिडा रोग होता है जिसमें न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होता, स्पाइना बायाफिडा, है ना, या एक होता है मेनिंजोसिल जो मेनिंजेज हैं वो क्लोज नहीं होती हैं, जैसे स्पाइन में ऐसे आउट पाउचिंग हो जाती है, ऐसे जो ट्यूब है वो बंद नहीं होता है जिस लेवल पे बंद होना चाहिए, ये खुला रह गया है ऐसे, तो वो दिखाएंगे आपको। तो कुल मिला के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हाई रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और डीएनए आरएनए के लेवल पे चेंजेस आते हैं। तो इसलिए फॉलिक एसिड का प्रेगनेंसी के दौरान खासतौर से ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आप जाएंगे तो जो फीमेल डॉक्टर होती हैं, महिलाओं को अक्सर कोई भी दवा चले उसमें ये चीजें जरूर देती हैं, इसको जरूर रिकमेंड करते हैं लोग। तो ट्रीटमेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी का यहाँ दिया गया है, बोथ रिंग फिंगर 5-6 LHM एंड 3-4 LHM पे दिया गया है, 4-5 सीडेड 3-6 स्टोन। बायोटीन है लास्ट यहाँ पे, फिर स्कॉर्बिक एसिड है। तो दूसरे लेक्चरर वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं यहीं पे इसको रोकता हूँ, विराम देता हूँ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से थोड़ा स्लो तो है ही है, सिलेबस नहीं पूरा होगा, क्या होता है, फिर भी जो है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। आप सभी को